आज बच्चों हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। सबसे पहली बात तो समझिए कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की स्टेजेस कौन सी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्टेजेस कौन सी हैं, तो 3 स्टेजेस हैं। देयर आर 3 स्टेजेस। सबसे पहले हमें समझना चाहिए पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद हम डिलीवरी दे देते हैं गुड्स की, डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पासिंग ऑफ रिस्क। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? गुड्स ओनरशिप। ओनरशिप। प्रॉपर्टी क्या बताई थी? ओनरशिप बताई थी। अब सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ना, जो सेक्शन 18 से 26 तक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं पासिंग ऑफ ओनरशिप, तो पासिंग ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? शिवेश, शिवेश हो गया ना तुम्हारा तो ये क्लास में? तो क्या सर? बीकॉम में तो हो गया ना तुम्हारा? पता नहीं सर, उसमें करा नहीं है मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। पहले बताओ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा शिवेश तुम बताओ, सेक्शन 5 तो मैंने करा दिया ना तुम्हें? सेक्शन 5 यस सर। बता सेक्शन 5 में क्या था बेटा? सेक्शन 5 में ही था ना, हाउ टू मेड नहीं बिल्कुल ठीक बात। टू हाउ मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ये था ना। और उसमें क्या लिखा था? हाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज मेड में क्या लिखा था? व्हेन ऑफर, ऑफर किस चीज की? ऑफर टू सेल या ऑफर टू बाय, दोनों आ जाती है ना। इज एक्सेप्टेड, और उसके अंदर और क्या था? वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज प्रॉपर्टी गुड्स। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो जाता है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। यस तो सर। सेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बन जाता है। अब हमें पढ़ना है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया तो टाइम ऑफ ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, टाइम ऑफ ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने मिस्टर ए सोल्ड कार टू बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार बेची, ठीक है। और कार जो है कहां खड़ी थी? कार वाज पार्क्ड आउटसाइड द शोरूम, आउटसाइड द शोरूम। यानी जो शोरूम था उसके आगे रोड पर कार खड़ी थी, ठीक है। सडनली सडनली अदर कार, अदर मूविंग कार, अदर मूविंग कार हिट्स दिस न्यू कार, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जतिन इसके? कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? हमारी जो नई कार है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। यस सर। तो विल बी डैमेज्ड, नहीं विल बी क्या, डैमेज्ड। न्यू कार इज डैमेज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को कार बेची, ठीक है। कार कैसे बेची? सेक्शन 5 वाला काम हो गया। कार कैसे बेची? सेक्शन 5 वाला काम हो गया, सेक्शन 5 हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कार जो है वो शोरूम के आगे खड़ी थी और एक नई कार आई, ठीक है। और उस एक कार ने उसे हिट कर दिया और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि कार हमारी डैमेज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं कि ऑनरशिप ट्रांसफर्ड या ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, तो बताओ अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो ये लॉस किसका? सेलर का। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉस है, लॉस टू द सेलर है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर लॉस टू द सेलर है तो क्या सेलर प्राइस के लिए डिमांड कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता, कैन नॉट क्लेम फॉर प्राइस।
कैन नॉट क्लेम फॉर प्राइस। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो थर्ड पार्टी है उसको कौन स्यू कर सकता है? कोई भी नहीं। सेलर, जो ऑनर है, सेलर कैन Suitor. स्यू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जिसने नुकसान किया है। अरे हमारी कार डैमेज हो गई यार, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है ये मिस्टर सी जो है, तो मिस्टर सी के लिए, मिस्टर सी के अगेंस्ट कौन स्यू करेगा? सेलर तो करेगा, जो ऑनर है। समझ में आ रही है ना बात? इसका मतलब ये है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर विल बियर द लॉस, नंबर 1। नंबर 2, ही कैन नॉट क्लेम फॉर द प्राइस। और नंबर 3, ही विल स्यू द थर्ड पार्टी। भाई थर्ड, एक बात बताओ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ। आप जो है ना, जतिन जो है वो कहीं पे जा रहा था, मार्केट में कहीं जा रहा था, वहां पे किसी और की गाड़ी खड़ी थी, जतिन पैदल जा रहा था। दूसरे आदमी ने आके पुराने वाली जो खड़ी हुई स्टेशन गाड़ी थी उसको ठोक दिया। तो जतिन उससे कह रहा है, लड़ रहा है जतिन उससे कि भाई साहब आपको क्लेम देना पड़ेगा। तो वो क्या कहेगा आपसे? जिसने गाड़ी में नुकसान कर दिया वो क्या कहेगा जतिन से? बोलो ना। भाई दे दूंगा। नहीं, जतिन से वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तेरी कार है क्या ये? हाँ वो तो है। जतिन ने कहा मेरी कार नहीं है, तो फिर वो क्या कहेगा? तो चुप रहना। हाँ तो चुप रहे, और क्या भाई, तो तू बोल क्यों रहा है? तू ऑनर तो ना, मालिक तो ना है। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो भी बात तभी करेगी, थर्ड पार्टी भी आपको कंपनसेशन तभी देगी जबकि क्या हो, जबकि आप ऑनर हो। तो इसका मतलब 3 बातें याद रखना। अगर ट्रांसफर नहीं हुई ऑनरशिप तो लॉस किसका है? लॉस सेलर का है, नंबर 1। नंबर 2, सेलर प्राइस के लिए डिमांड नहीं करेगा। और नंबर 3, सेलर ही थर्ड पार्टी को स्यू करेगा। और अगर मैं कहता हूं ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी तो हरिओम, हु विल बी ए रिस्क? हरिओम, हरिओम कौन रिस्क बियर करेगा? निखिल कौन रिस्क बियर करेगा? बायर, बायर करेगा, बायर, बिल्कुल क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है सर। ठीक है। क्या सेलर क्लेम कर सकता है प्राइस के लिए? यस सर। सेलर कैन क्लेम फॉर प्राइस, बिल्कुल ठीक बात है। और जो थर्ड पार्टी है उससे कौन स्यू करेगा? बायर करेगा। बायर, यानी बायर विल स्यू द थर्ड पार्टी। सर थर्ड पार्टी कौन है? जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पार्टी तो ए और बी है ना। जिसकी वजह से ये जो मिस्टर सी है, जिसने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। यस सर। ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनरशिप, मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ऑनरशिप, बल्कि ऐसा कहना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो यानी बच्चों ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जब हो जाएगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है ये सब चीजें। अच्छा, ये सब चीजें ना हमारे लिए तभी रेलिवेंट हैं जबकि क्या ना हो, ये सब चीजें तभी रेलिवेंट है जबकि नुकसान हो। अगर नुकसान नुकसान कुछ नहीं हुआ तब तो कोई रेलिवेंट नहीं है ना, फिर तो जब गाड़ी ठीक होगी ले जाएगा वो, है ना? मेरी बात समझे? अच्छा, अगर कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मैं नीचे वाला ले रहा हूं ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो क्या ये जरूरी है कि बी ने पेमेंट कर दी हो? नो सर। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी क्यों नहीं है शिवेश? आपने नो सर कहा, आपने आंसर सही दिया, लेकिन क्यों? सेक्शन 11 था सर, वो पेमेंट एट द टाइम नेसेसरी नहीं होता। नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया था ना। हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसका सेक्शन 5 पेमेंट की कहीं भी बात नहीं करता, सेक्शन 5 पेमेंट की कहीं बात नहीं करता। और इवन 9 और 10 भी जो बात करते हैं ना एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस की, वो ये बताते हैं कि प्राइस डिसाइड हो जाना चाहिए, पेमेंट कब होनी चाहिए इसकी बात नहीं करते हो, याद करो आप। यस सर, सेक्शन 11 में शायद यही था ना कि स्टिपुलेशन में। हाँ, सेक्शन 9 में क्या था? सेक्शन 9 में क्या था, किसी को याद है सेक्शन 9 में क्या था? जतिन, सेक्शन 9 में क्या था? प्राइस कैसे होगा डिटरमाइन, मैनर कैसे, हाउ टू डिसाइड, या तो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लेंगे, बताया था मैंने, बोलो। या बाद में मैनर डिसाइड करेंगे, थर्ड पार्टी से करेंगे, क्या करेंगे, और या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। फिर बताया था कि अगर थर्ड पार्टी करेगा, अगर थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट तो क्या होगा?
तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। याद आ रहा है ना सेक्शन 9 और 10? सेक्शन 10 में क्या था, अगर प्रॉपर्टी, अगर गुड्स जो है वो यूज कर रहा है, सेक्शन 9 का प्रोवाइजो था, कौन बताएगा, अगर गुड्स जो है वो यूज कर रहा है बायर, रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक प्राइस। बात है, थर्ड पार्टी ने मना कर दिया तो रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर सेक्शन 10 में ये भी था कि अगर सेलर की या बायर की किसी की भी गलती है तो जिसकी गलती है उससे दूसरा आदमी डैमेजेस मांग लेगा। याद आ रही है बात? यस। इसका मतलब हम ओनरशिप को ट्रांसफर करने को पेमेंट से रिलेट कभी भी नहीं करते, और ऐसा ही यहां पर भी है। मैंने आपसे ये कहा कि ए सोल्ड कार टू बी, लेकिन ये नहीं कहा कि ए ने पैसा दिया नहीं दिया, मैंने उसकी बात ही नहीं करी। हो सकता है दे दिया, हो सकता है ना दिया, ठीक है। बल्कि अगर नहीं दिया तभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि सेलर क्लेम करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफर्ड। अगर ऑनरशिप यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर हो गई तो सेलर क्या करेगा, सेलर कैन क्लेम फॉर द प्राइस। इन दोनों बातों को रिलेट करके क्या पता लगता है कि ऑनरशिप पहले भी ट्रांसफर हो सकती है पेमेंट से पहले। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, Yes, sir. अच्छा Yes. अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती कैसे है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रूल्स क्या है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स क्या है। देखो एक बात पहले मैं जनरल आपको बताता हूं, पहले मेरी बात जनरली समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे ना बच्चों दो टाइप के गुड्स होते हैं, हमारे दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक गुड्स हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, बताओ। Yes, sir. याद है हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, कंटीजेंट गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एग्जिस्टिंग गुड्स हमारे स्पेसिफिक गुड्स होते हैं? Yes, sir. होते हैं। आंसर है यस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स हैं या एसर्टेन गुड्स हैं, एसर्टेन गुड्स हैं, ठीक है। याद रखना स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स ये दोनों कौन से होते हैं, फ्यूचर गुड्स या एग्जिस्टिंग गुड्स? Existing. एग्जिस्टिंग गुड्स, ये सब होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन टाइप के गुड्स बताए थे, एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन टाइप के गुड्स बताए थे। हरिओम तुम बताओ तीसरी कैटेगरी कौन सी थी एग्जिस्टिंग गुड्स में, हरिओम, हरिओम। अनएसर्टेन्ड, याद आ रहा है? अनएसर्टेन्ड। आज लगता है तुम्हारा माइक नहीं चल रहा, मैंने 2 बार क्वेश्चन पूछा तुम्हारा आंसर नहीं आया भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग गुड्स यानी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग गुड्स की कर रहे हैं कुल मिलाकर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो रूल्स हमारे हैं या तो स्पेसिफिक गुड्स होंगे या असर्टेन्ड होंगे या अनअसर्टेन्ड होंगे। तो अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और असर्टेन्ड है, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और असर्टेन्ड है तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, वैसे तो सेक्शन 18 से शुरू होता है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्शन 18 से शुरू होगा, लेकिन सेक्शन 18 में पता है क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 18 इधर आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि एसर्टेन कैसे होंगे गुड्स। यानी सेक्शन 18 कहता है कि गुड्स एसर्टेन्ड होने चाहिए, एसर्टेन्ड गुड्स कब होंगे, ये लिखा हुआ है सेक्शन 18 में। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब सीक्वेंस समझना, सबसे पहले हमें सेक्शन 19 पढ़ना चाहिए, 18 नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी बात समझे, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं ये बताओ। ये सेक्शन 19 किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम, स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स, ठीक है। तो जो हमारे स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स होते हैं उसमें सबसे पहले सेक्शन 19 पढ़ना चाहिए। और सेक्शन 19 पता है क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि आप ना इंटेंशन देखो, ठीक है। सेक्शन 19 कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें देखना है ना तो हमें देखना चाहिए कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। यानी कंसीडर इंटेंशन ऑफ पार्टीज,
ठीक है, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। जया, ये पार्टीज का मतलब क्या है जया? बायर और सेलर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात, बायर एंड सेलर। यानी आपने उनकी इंटेंशन देखो, आप उनकी इंटेंशन देखो। अब इंटेंशन कैसे पता लगेगी? आपने कहा सर इंटेंशन, आपने कहा कि सर ठीक है, सेक्शन 19 ये कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एज पर द इंटेंशन। ठीक है, जो भी इंटेंशन होगी उस इंटेंशन के हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। यानी टाइम ऑफ ट्रांसफर जो है, टाइम ऑफ ट्रांसफर डिपेंड करता है इंटेंशन पर। ठीक है, मेरी बात सुनो। जया के पास बहुत सारी कारें हैं, जया ने हर एग्जांपल में कार जया ने ही खरीदी है, तो जया के पास बहुत सारी कारें हैं। ठीक है, प्रियांशी को जया के पास जाना पड़ता है, प्रियांशी और जया फ्रेंड्स हैं। प्रियांशी जया के पास जाती है और जया से कहती है यार तेरे पास इतनी सारी कारें हैं, यार एक कार मुझे ही बेच दे तू यार। जया कहती है ओके ठीक है बेच देती हूँ, लेकिन सुन मेरी बात सुन, तुझे कौन सी कार चाहिए? तो जया कहती है, प्रियांशी कहती है कि देख मुझे ना तेरी ये वाली होंडा सिटी पसंद है। ठीक है, इसके पास होंडा सिटी है, एसयूवी भी बहुत सारी हैं, ठीक है, छोटी गाड़ियां भी हैं। तो लेकिन प्रियांशी को होंडा सिटी पसंद आती है। अब जया कहती है कि ठीक है चल होंडा सिटी तो ये लेनी है ना, लेकिन यार मुझे ना एक हफ्ते कुछ काम है इस होंडा सिटी गाड़ी में, तो एक हफ्ते बाद देखते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या आज ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं सर। क्या जया की इंटेंशन है, बायर की इंटेंशन है आज ट्रांसफर होने की? नहीं सर। इसका मतलब सेक्शन 19 के हिसाब से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि उनकी इंटेंशन अभी ट्रांसफर करने की नहीं है। समझ गए? अच्छा, अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे लेता हूं कि जया कहती है ठीक है तू ले ले, तो प्रियांशी कहती है कि चल अच्छा एक बात करते हैं, तू ना मुझे एक हफ्ते का टाइम दे, मैं एक हफ्ते में ना जरा फंड्स का अरेंजमेंट कर लूं, तो कितने में देगी ये बता। उसने कहा 10 लाख में दूंगी। ठीक है, नई गाड़ी कितने की है? 22 लाख की है, पुरानी हो गई इसलिए 10 लाख में दे दूंगी। तो प्रियांशी ने कहा अच्छा ठीक है यार, फिर मैं ना जरा देख लूं मेरे पास 10 लाख है या नहीं है, मुझे एक हफ्ते का टाइम दे। तो क्या आज ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं हुई भाई। उनकी इंटेंशन से समझ में आता है ना, उनकी इंटेंशन से समझ में आता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं जया को, प्रियांशी ने जया को कहा कि मैं तेरी होंडा सिटी खरीदना चाहती हूँ, तू बेचेगी? जया ने कहा हाँ मैं बेचूंगी, लेकिन मैं बेचूंगी 10 लाख में। प्रियांशी ने कहा ठीक है मैं खरीद लेती हूँ, पक्का पक्का तू बेच रही है ना? जय ने कहा हाँ तू 10 लाख को मुझे 10 लाख रुपए में बेच दूंगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हाँ। क्योंकि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्राइस फिक्स है। बोलो। यस सर। क्या इन्होंने टाइम डिसाइड किया कि कब पेमेंट करेंगे? नहीं। नहीं किया। टाइम डिसाइड नहीं किया। क्या इनकी इंटेंशन समझ में आ रही है आपको? यस सर। नहीं आ रही। हमें इंटेंशन समझ में कहाँ आ रही है? इन्होंने कहाँ लिखा? इन्होंने कुछ कहा तो ना। तो सुनो मेरी बात, हमारा सेक्शन 19 जो है ना बच्चों, सुनो ध्यान से, बहुत ही आसान है, आज का चैप्टर सबसे आसान है। 19(1) ये कहता है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ, दो चीजें, या तो स्पेसिफिक और या फिर एसर्टेन्ड गुड्स, दोनों में से कोई भी काम है, यानी वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? ये कहते हैं प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर। भाई ट्रांसफर टू बायर होगी या सेलर होगी? बायर ही होगी ना यार, बोलो। कब Yes, होगी? एट सच टाइम। कब ट्रांसफर होगी? एट सच टाइम। ठीक है, कब ट्रांसफर होगी? एट सच टाइम। कब? कौन सा सच टाइम? तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, एज द पार्टीज intend it to be transferred। समझ गए? मैं जानबूझकर ये पूरा लिखी है लाइन,
क्योंकि इस लाइन से एक बात समझ में आती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है तभी इनकी इंटेंशन की बात करेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? यस सर। जया का शोरूम है गाड़ी का, जया का शोरूम है, ठीक है, जया का शोरूम है और मारुति कंपनी ने ना एक नई गाड़ी निकाली है, मारुति कंपनी ने एक नई गाड़ी निकाली है, बस अभी उसकी प्रमोशन ही चल रही है। प्रियांशु को पसंद आ गई गाड़ी, वो अभी कंपनी ने बनानी शुरू नहीं करी, बस एक अभी वो डेमो कार टाइप की होती है ना वो बना रखी है। प्रियांशु को पसंद आ गई, प्रियांशु ने कहा यार ये कार के फीचर तो बहुत अच्छे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना वॉइस कमांड से चलने वाली कार्स जो है ना आजकल उनके ऐड बहुत आते हैं। ड्राइवर कहता है आई वांट टू सी द स्काई, ऊपर से विंडो जो है वो ऊपर की जो छत है वो शिफ्ट हो जाती है। देखा आपने ऐड देखे ऐसे? नहीं, अरे देखा ऐड है या नहीं देखा ऐसा? जी एक्टर का था ना सर। ऐसे ऐड आजकल बहुत आ रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों के आ रहे हैं, मतलब एक नई फीचर है जो सब गाड़ियों में आ रही है धीरे धीरे। तो खैर प्रियांशी को ऐसी एक गाड़ी पसंद आ गई, उसने जया से कहा, जया ने कहा देख अभी तो डिलीवरी आई नहीं, अभी तो कंपनी बना रही है, हाँ तुम ना बुक कर लो, अभी जैसी गाड़ी आएगी मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। इसने कहा यार मैं ना तुझे पेमेंट भी करना चाहती हूँ। उसने कहा चल तू पेमेंट कर दे मुझे, उसने कहा पेमेंट भी कर दे, तो पेमेंट भी कर दी, मेरी बात समझे, पेमेंट भी कर दी और उसने कहा ठीक है तो जैसी गाड़ी आएगी मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगी। तो बताओ क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? Yes. क्यों? इट इज इट डू यू थिंक इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल? क्या ये सेक्शन 4 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है या ये एग्रीमेंट टू सेल है? एग्रीमेंट टू सेल है ना सर ये। एग्रीमेंट टू सेल है, बिल्कुल ठीक बात है शिवेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जतिन भाई इट इज एग्रीमेंट टू सेल, अभी तो गुड्स भी नहीं है हाँ उसके जी पास, सर, समझ गया समझ उसका गया। डेट पेट होगा। तो इसका मतलब सेक्शन 19 में जाने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर हो गई। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि प्रियांशी के ने जया से कहा कि मैं गाड़ी खरीदूंगी, जया ने कहा बेचूंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन क्या इनके बीच में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ ये इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट पे डिसाइड करेगा। ये सेक्शन 19(1) ये कहता है। सेक्शन 19(1) समझ में आ गया क्या कहता है? तो सेक्शन 19(1) ये कहता है कि आप देख लो उनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। 19(2) क्या कहता है? 19(2) ये कहता है कि इंटेंशन देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटेंशन देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं इंटेंशन देखने के लिए ना आपको 3 चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इंटेंशन देखने के लिए आपको 3 चीजें देखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात उनका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उनका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दूसरी बात कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज कैसे कंडक्ट कर रही हैं, पार्टीज के बीच में उनका आचरण, वो उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। और तीसरी बात सरकमस्टांसेस क्या है, सरकमस्टांसेस ऑफ केस क्या है। 2 बातें समझ में आ गई? बोलो बेटा। 19(1) क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है स्पेसिफिक गुड्स का या एसर्टेन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एज पर द डिसाइडेड टाइम, जिस समय वो इंटेंड करते हैं ट्रांसफर करने की इरादा रखते हैं, इंटेंशन जानना है। दूसरी बात इंटेंशन कैसे पता लगेगी? 3 चीजों से, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, कंडक्ट ऑफ पार्टी से और सर्कमस्टांसेस से। अब लेकिन अभी जो एग्जांपल दिया उसमें हमें नहीं पता लग रहा। अगर आपको नहीं पता लग रहा ना तो कोई खास दिक्कत नहीं है, फिर आप 19(3) में चले जाओ। और 19(3) कहता है कि अगर आपको इंटेंशन नहीं पता लग रही, अगर आपको इंटेंशन नहीं पता लग रही तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ना सेक्शन 20 से 24 में चले जाओ। ये बात समझ में आई? अगर आपको इंटेंशन पता नहीं लग रही तो सेक्शन 20 से 24 में चले जाओ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब क्या मैं सेक्शन 20 में डायरेक्ट जा सकता हूं? अगर मुझे इंटेंशन पता लग गई तो मैं सेक्शन 20 में जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो यानी सेक्शन 20 से 24 में कब जाएंगे? बोलो, कोई बताएगा कि सेक्शन 20 से 24 में कब जाएंगे? जब इंटेंशन क्लियर नहीं होंगे। जब इंटेंशन क्लियर नहीं होंगे। अगर इंटेंशन क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब आइए हम बात करते हैं, 3 बातें और सीखनी है किस केस में, अगर ये स्पेसिफिक गुड्स हैं। तो इसका मतलब दोबारा बात करता हूँ। पहली बात मैंने कहा कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी। तो मैंने कहा आपको देखना चाहिए कि आपके कौन से गुड्स हैं। कौन से गुड्स हो सकते हैं? स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक में कौन कौन से हो सकते हैं? नहीं, एग्जिस्टिंग हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग में कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं स्पेसिफिक,
ठीक है, और दूसरे कौन से बताए थे, एसरटेन। फिर दूसरे वाले सेकंड कैटेगरी कौन सी है, अनएसरटेन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर स्पेसिफिक या अनएसरटेन्ड है तो क्या होना चाहिए, 19 ये कहते हैं इंटेंशन के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, 19(2) ये कहता है इंटेंशन कैसे पता लगेगी, 3 तरीके से, 1 2 3, 3 तरीके से पता लगेगी। कौन बताएगा, जतिन तुम बताओ 3 तरीके कैसे हैं। सबसे पहला टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है, उनका कंडक्ट ऑफ पार्टीज। और तीसरा क्या है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, अगर ये नहीं पता लगता फिर वो सेक्शन 20 में चले जाओ, 21 में चले जाओ, 22 में चले जाओ और 23 वाले अनअसर्टेन्ड में चले जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 3 चीजें और पढ़नी चाहिए। हमें इसमें 3 बातें और पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी पढ़नी पड़ेगी, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। अब आप कहेंगे सर सेक्शन 23 कहाँ गया, अरे भाई वो इधर आएगा, सेक्शन 23 यहाँ पर आएगा, उधर नहीं आएगा, सेक्शन 23 यहाँ आएगा। और सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल का बिल्कुल ही अलग है। पहले हम इधर बात करते हैं, पहले होता सेक्शन 19 समझ में आ गया सबको, बोलो ठीक है, अरे कोई तो बोलो। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सेक्शन 20 पता है क्या कहता है, सेक्शन 20 कहता है कि आप ये देखो कि आपके जो गुड्स हैं क्या वो आपके स्पेसिफिक गुड्स हैं, नंबर 1, और वो डिलीवरेबल स्टेज में है या नहीं है, डिलीवरेबल स्टेज में। ठीक है, तो सेक्शन 20 किसको डील करता है कि आपके गुड्स स्पेसिफिक हैं और डिलीवरेबल स्टेज में है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सेक्शन 21 क्या कहता है, सेक्शन 21 ये कहता है कि आपके गुड्स तो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन अभी डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है, यानी टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेज, टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेज। समझ में आई बात, 2021 में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया, पहले बताओ 20 और 21 में क्या डिफरेंस है, प्रियांशी तुम बताओ, 20 और 21 में क्या फर्क है बेटा। सर इसमें डिलीवरेबल स्टेज होती है और इसमें हमें, बिल्कुल, इसके अंदर भी स्पेसिफिक है, इसके अंदर भी स्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी करने के लायक है और यहाँ पर डिलीवरी करने के लायक बनाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मैं किसी के गोडाउन में गया, ठीक है, गुड्स अलग से थे, पैकेट बने हुए थे, उसने पैकेट अलग से निकाल के रख लिए थे। मैंने कहा यार ये वाली जो पैकेट है ना, ये जो सामने रहे, कितने पैकेट हैं, किसी भी गुड्स के कितने पैकेट हैं, उसने कहा सर ये 2000 पैकेट रखे हैं। मैंने कहा नहीं 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 भाई मुझे तो सिर्फ 100 चाहिए। तो उसने 100 गुड्स जो हैं उसमें से अलग से निकाल के रख दिए। तो पहले तो ये बताओ, अगर गोडाउन में एक 2000, दोबारा एग्जांपल लेता हूँ, हम एक गोडाउन में गए, वो हमें गोडाउन में ले गया और गोडाउन में 2000 यूनिट्स पड़ी हुई है, रखी हुई हैं, 2000 यूनिट्स का 2000 पैकेट रखे हुए हैं। पहले बताओ क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं या कंटीजेंट गुड्स हैं? एग्जिस्टिंग है, दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग है। तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स पड़े हुए थे। अब मिस्टर ए जो है वो सेलर है, ठीक है, और मिस्टर बी जो है वो बायर है। मिस्टर बी कहता है कि यार मुझे ना इसमें से 100 पैकेट चाहिए। तो बताओ क्या ये एग्जिस्टिंग में, क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक है या नहीं है, बोलो ना। है सर। नहीं है, नो सर। अभी 2000 पैकेट एक साथ रखे हुए हैं, उसमें से 100 लेने हैं। अगर 2000 पैकेट रखे हैं उसमें से 100 लेने हैं, अभी बात ही तो ये 100 लेने हैं। अनसर्टेन हो गया ना फिर ये तो। नहीं नहीं, तो मैंने तो स्पेसिफिक पूछा था ना, तुमने कहा हाँ स्पेसिफिक था ना, फिर ये हाँ वो बस गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, अगर 2000 पैकेट रखे हैं और मिस्टर बी कहता है मुझे सारे के सारे पैकेट दे दे, तो बताओ क्या ये स्पेसिफिक है? यस बिल्कुल ठीक बात, वेरी गुड, तब ये स्पेसिफिक हो गए। तो यानी अगर हम कहते हैं 2000 में से 100 लेने हैं तो स्पेसिफिक नहीं हुए, अब उसने 100 निकालकर अलग से रख दिया, हमने कहा ओके, तो क्या ये स्पेसिफिक हो गए? हाँ हो गए ना। इसका हाँ। मतलब गुड्स हमारे डिलीवरी के स्टेज में है, हाँ है, स्पेसिफिक हाँ। हो गए। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक होने के बाद मिस्टर ए ने कहा कि देखो मैं ना तुमसे एक पैकेट के 500 रुपए पर पैकेट लूंगा, 500 पर पैकेट लूंगा। इसने कहा ओके।
क्या कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 5 के हिसाब से हो गया? यस सर। सिर्फ 2 ही बच्चे बता रहे हैं, बाकी सब बच्चे सो गए सुबह सुबह। निखिल, ओ निखिल, यस सर। बता यार, क्या सेक्शन 5 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हाँ सर। तो बात सुनो, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेज में हैं, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सेक्शन 5 के हिसाब से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। यस सर। इसका मतलब यह है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों गोडाउन में खड़े थे, 2000 पैकेट रखे हुए थे, ठीक है, 2000 पैकेट रखे हुए थे, और उन 2000 पैकेट में से 100 पैकेट अलग से निकाल कर भी रख लिए। मिस्टर ए ने कहा मैं बेचूंगा, मिस्टर बी ने कहा खरीदूंगा, पैसा डिसाइड हो गया। अचानक से उसी समय छत गिर गई, जो छत थी आधी छत गिर गई, यानी ए और बी के ऊपर नहीं गिरी, लेकिन जहां वो 100 पैकेट रखे थे वहीं पे गिर गई और 100 पैकेट डिस्ट्रॉय हो गए। बताओ कौन कौन इसके लिए लॉस कौन बियर करेगा? सर बायर। ए और बी। सर कंबाइन क्यों करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर मैं कर पूछ लेती। रहा हूँ ए या बी, तुमने बायर कहा ना, ए या बी? जब नाम बता रहा हूं तो मुझे नाम बताओ पार्टी के। बी बी। हाँ बिल्कुल ठीक, बी बियर करेगा। और अगर मैं कहता हूँ इंश्योरेंस क्लेम था उसका, अगर मैं कहता हूँ उसका इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करना है, तो कौन फाइल करेगा? सर बी बी करेगा ना, बी करेगा, क्योंकि बी ऑनर है ना। यस। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का ये फायदा है। तो यानी सेक्शन 20 तो बहुत आसान है बच्चों। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक है, डिलीवरी वाले स्टेज में है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हाथ के हाथ हो जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बात खत्म। पैसे दिए नहीं दिए इससे कोई मतलब नहीं है, डिलीवरी दी या नहीं दी इससे कोई मतलब नहीं है, डिलीवरी देने की स्टेज में होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसी एग्जांपल में कहता हूं 2000 पैकेट में से अलग नहीं करे थे, अलग नहीं करे थे, लेकिन छत गिर गई, और छत ऐसे गिरी कि 1900 पैकेट डिस्ट्रॉय हो गए, 100 बच गए खाली, 100 बच गए खाली। क्या बी ये कह सकता है कि ये 100 बचे हुए मेरे हैं, जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो तो तेरे थे? कह सकते हैं। यस सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉस है, यानी मैं ये इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि लॉस सेलर का है, क्या ये माना जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल। मैं तो कह नहीं माना जाएगा भाई साहब। मैंने आपसे कहा कि गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए। जब हाँ। 2000 गुड्स थे तो स्पेसिफिक तो ना थे, अनसर्टेन थे। हाँ सर। मैंने जब आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी ना, तो तब मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट बहुत काम आएगा बाद में। आज आप इस चीज में बहुत बार डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है या अनअसर्टेन्ड है। तो अगर वो 2000 यूनिट में से, 2000 पैकेट में से खाली 100 लेना चाहता था, तो अभी तो अनअसर्टेन्ड थे ना बेटा वो। बोलो शिवेश। यस सर। अभी एग्जिस्टिंग तो थे, एग्जिस्टिंग तो है, नजर आ रहे हैं सामने, एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन वो असर्टेन्ड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। और अभी मैंने आपको सेक्शन 20 में क्या बताया कि अगर गुड्स स्पेसिफिक हो, मैंने ये तो ना कहा अगर वो अनअसर्टेन्ड हो, मैंने ये तो ना कहा कि अगर वो असर्टेन्ड हो। बोलो ना, क्या हाँ ये जी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर गुड्स हमारे स्पेसिफिक हैं और असर्टेन्ड है तभी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 5 समझ में आ गया? बोलो ना। सेक्शन Yes, sir. सॉरी सेक्शन 20, सॉरी सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 क्या कह रहा है? सेक्शन 20 ये कह रहा है कि अगर, सेक्शन 20 कह रहा है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक गुड्स है जो डिलीवरेबल स्टेज में है, तो उस केस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे पेमेंट करी या नहीं करी, चाहे डिलीवरी करी या नहीं करी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो ना। यस सर। लेकिन इसके बारे में एक कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो है ना, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल का मतलब क्या है?
जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे वाले एग्जांपल में 2000 पैकेट पड़े हुए थे सामने, उसमें से 100 पैकेट निकाल कर रख लिए, ए ने बी को कहा कि मैं बेच दूंगा, बी ने कहा मैं खरीदूंगा, 500 रुपए पर पैकेट लेंगे, लेकिन ए ने बी को कहा लेकिन मैं तुझे ये पैकेट तब दूंगा जब तू पैसा दे दे मुझे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? पहले बताओ, क्या ये सेक्शन 5 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं हो गया। सेक्शन 5 के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो क्योंकि गया 5 सर। तो ये कहता है कि जब ऑफर ऑफ सेल है और एक्सेप्टेंस है, प्राइस डिसाइड कर लिया। हाँ हो गया। लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस है ये। अरे यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पड़ा था? हाँ सर वो थोड़ा सा कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगी ये, और अगर ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अभी नहीं होगी। फिर तो जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तब ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो, ये है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 के केस में क्या पढ़ा, यानी अगर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेज में हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेमेंट कब हुई है, पेमेंट हुई या नहीं हुई, डिलीवरी दी या नहीं दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं सेक्शन 21 में। सेक्शन 20 ये कहता है कि जब गुड्स तो स्पेसिफिक हैं, लेकिन बायर को ना कुछ काम करना है जिससे वो डिलीवरी वाली स्टेज में आ जाए, तो उस केस में कब होगा? उस केस में कब होगा? दो काम होने चाहिए। उस केस में कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी? दो काम होने चाहिए। दो काम होने चाहिए बच्चों, बताओ कौन कौन से काम होने चाहिए? सोचो जरा, कौन कौन से काम होने चाहिए कायदे में? कायदे में कौन कौन से काम होने चाहिए, बताओ ना यार। सर। पहली बात आप उन्हें डिलीवरेबल स्टेज में कन्वर्ट कर दें, यानी वो जब डिलीवरेबल स्टेज में हो जाए। समझ गए ना? अब ये पहली बात क्यों कही? क्योंकि एक और बात है, और वो बात क्या है? वो बात क्या है? नोटिस टू बायर। हमने बायर को ये बता भी दिया, हमने बायर को ये बता भी दिया। मेरी बात समझे? यानी अगर सेलर को बायर को देने के लिए उसको पैक करना है, कुछ काम करना है जिससे वो डिलीवरेबल स्टेज में आ जाए, तो वो पहले कर दो और इन्फॉर्म कर दो बायर को कि भैया हमने तैयार कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो ही चुका था हमारा, तो फिर उस केस में तब ट्रांसफर हो जाएंगे जब ये दोनों काम हो जाए। ठीक है बच्चों, बोलो सही है? हाँ जी सर। तीसरी बात, तीसरा ये कह रहे हैं कि अगर हमारे गुड्स स्पेसिफिक हैं, अब देखो यहां पर प्राइस का लोचा है। पहले बताओ, क्या मैंने 20 और 21 में प्राइस का कुछ बताया? बोलो ना, क्या यहाँ पर प्राइस डिसाइडेड था? हाँ, प्राइस डिसाइडेड था। प्राइस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था, हमें पता था 500 रुपए पर पैकेट देने हैं दोनों केसेस में। अब मेरी बात समझे, 500 रुपए पर पैकेट देने ये पहले से डिसाइडेड था। लेकिन सेक्शन 22 पता है क्या कहता है? सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर प्राइस जो है इज टू बी एसर्टेन्ड, प्राइस इज टू बी एसर्टेन्ड, अगर प्राइस इज टू बी एसर्टेन्ड, जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं एक रेडी वाला है, उससे मैं ना एप्पल्स ले रहा हूं, उसने कहा भाई साहब छांट लो, तो एग्जिस्टिंग तो थे, मैंने छांट कर उसके तराजू में रख दिए। मैंने कहा भैया कितने, अब जब तराजू में रख दिए ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ हाँ भैया कितने का देगा, या मैं कहता हूँ मैंने ना बहुत सारे एप्पल निकाल लिए, मैंने कहा भैया कितने का है, उसने कहा भाई साहब देखना पड़ेगा कितने हैं, वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद आपको बताऊंगा कि कितने का है। समझ गए? यानी मुझे कितना पैसा देना है वो वेट करेगा पहले, उसके बाद बताएगा। वेट का मतलब WEIGST, WAIT नहीं, समझ गए ना? अरे उसका वजन तोलेगा ना भाई। अब वो वजन तोल ही रहा था, जिसके बाद वो मुझे प्राइस बताता, तभी एक पुलिस वाला आया और उसने उसकी रेडी को जब्त कर लिया। अब बताओ क्या वो मुझसे पैसा ले सकता है? नहीं सर। वो ये मुझे कह रहा है कि भाई साहब आप देखो ना सेक्शन 20 के हिसाब से देखो ना, ये तो गुड्स स्पेसिफिक है। मैंने कहा हाँ। कहता डिलीवरेबल स्टेज में भी थे। मैंने कहा हाँ, आपने अलग निकाल लिए थे। तो क्या इसमें सेक्शन 20 लग रहा है? नहीं लग रहा।
सेक्शन 20 और 21 तो तब लगते हैं जब प्राइस पूरा पक्का पता हो। यहाँ तो प्राइस नहीं पता था ना। बोलो, अगर आपको वजन तोलना है, अगर आपको मेजर करना है, वजन किसका तोलेंगे? यानी अगर आपको ये कह रहे हैं कि अगर सेलर को काम करना है, क्या काम करना है? सेलर को वजन तोलना है, ठीक है। अच्छा, हर बार वजन नहीं तोलना पड़ता, हर बार वजन नहीं तोलना पड़ता, कई बार मेजर भी करना पड़ता है। कपड़ा है जैसे, कपड़े का वजन तो ना तोलोगे, कपड़ा तोल के तो ना बिकेगा। बोलो, कपड़े का तो देखना पड़ेगा ना, मेजर करना पड़ेगा। भाई निखिल को शर्ट बनवाने, निखिल तुम्हारी शर्ट कितने पे बनती है? निखिल 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा निखिल को, मैंने देखा हुआ है। हाँ सर, इतना तो लग ही जाता है, बनवाई नहीं मैंने आज तक कभी। लेकिन 2.5 मीटर लेके जाना कम से कम तुम तो 2.5 मीटर। अब जैसे नमन है, नमन को शर्ट बनवानी होगी तो 2 मीटर पे बन जाएगी नमन की शर्ट। तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगर शर्ट बनवानी है, आपने थान निकलवा लिया, उसमें से 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो क्या होगा? मेजर होगा ना पहले, या वेट तुलेगा? बोलो ना। मेजर होगा। मेजर होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं आप एक ट्यूबलाइट लेने गए, आप एक ट्यूबलाइट लेने गए, ठीक है। सोचो कौन ट्यूबलाइट लेने गया? तो ट्यूबलाइट लेने कौन गया बताओ ना? जतिन गया। जतिन ने ट्यूबलाइट लेने गया, ठीक है, और निखिल बेच रहा था। निखिल ने कहा हाँ भाई साहब ट्यूबलाइट है। निखिल ने कहा ट्यूबलाइट है। जतिन ने कहा कि भैया मुझे ना फिलिप्स की चाहिए और 36 वाट की चाहिए, वो छोटे वाली जो आती है। उसने कहा भाई साहब ये रखी तो है, क्या ये स्पेसिफिक गुड्स है? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर उसने क्या किया, कहा कि आप भाई साहब इसमें से ना कोई सी जो पसंद हो वो निकाल लो। जतिन ने उसमें से एक, वो आजकल होता है ना, वो दुकान के आगे ही ना एक स्टैंड सा होता है, उसके अंदर बहुत सारी ट्यूबलाइटें रखते हैं। तो जतिन ने उसमें से एक ट्यूबलाइट निकाल ली। क्या ये एसरटेन्ड हो गए? हाँ, स्पेसिफिक और एसरटेन्ड दोनों हो गए ना। अब ये बोलो। यस सर। अब जतिन ने कहा कि कितने की देगा? जतिन ने कहा कितने की देगा? निखिल ने कहा 50 रुपए की दूंगा। निखिल ने कहा 50 रुपए की दूंगा। तो बोलो, क्या सेक्शन 22 लग गया? कायदे में तो लग गया। लेकिन जतिन ने कहा भैया पहले चेक तो करके दिखा दे कैसी है, पहले चल जल तो जाए तभी तो दूंगा पैसा तुझे। बोलो, अरे होता है ना यार, ट्यूबलाइट है या बल्ब कभी लाते हो तो चला के देखता है, नहीं देखता वो? यस सर। तो दुकानदार ने यानी निखिल ने उसे टेस्ट करने के लिए लगाई, तभी एकदम बिजली की फ्लक्चुएशन हुई और ट्यूबलाइट फूक गई हाथ के आती। ट्यूबलाइट में अगर ज्यादा वोल्टेज चली जाए तो ट्यूबलाइट खराब हो गई, वो दोनों तरफ से ब्लैक हो गई। अब जतिन ने कहा भाई मुझे तो सही ट्यूबलाइट देना, मैं पैसा तो तभी दूंगा। अब निखिल जतिन से लड़ रहा है कि भाई साहब आपने कहा था चेक करने को, मैंने तो ना कहा था, आपने कहा था चेक करने को, मैं तब चेक कर रहा था। जतिन कह रहा है तूने चेक करने को कहा था ना, चेक करके अगर सही निकलती तभी तो मैं लेता। तो बताओ ये लॉस किसका? बायर का, सेलर का? सेलर का है ना। यस सर। सेलर को टेस्ट करना था ना। मैं आपको ना एक एक वर्ड बता रहा हूँ कि एक एक वर्ड कब यूज होगा। मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ, एक एक वर्ड कैसे यूज होगा। 4 बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 22 में, 4 बातें लिखी हुई हैं। वो कह रहे हैं व्हेन सेलर इज बाउंड टू, व्हेन सेलर इज बाउंड टू वे, यानी मेजर करना। वे का मतलब तोलना, मेजर करना मतलब नापना, टेस्ट का मतलब टेस्ट करना, या ये कहता है सम अदर एक्ट, सम अदर एक्ट। अब सम अदर एक्ट का मतलब क्या होगा? सम अदर एक्ट में क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है इसके अलावा, कुछ भी हो। तो प्रॉपर्टी पता है कब ट्रांसफर होगी? जब तक ये काम ना हो जाए। 22 समझ में आ गया? बोलो। यस सर। जैसे निखिल को ना घर वालों ने कमरा दे रखा है, लेकिन उस कमरे का जो फर्श है ना वो अच्छा नहीं है। निखिल ना हर बार सोचता है यार मैं तो अपने रूम में ना सफाई रखूंगा, नंगे पैर चलूंगा, ठीक है, चप्पल वप्पल नहीं लेके जाऊंगा, और इसे ना जमीन पे बैठ के पढ़ने में आनंद आता है। तो इसने कहा यार मैं ना कारपेटिंग करा देता हूँ उसमें, ठीक है। वो रेड कलर का वेलवेट का आता है ना, इसने कहा मैं वेलवेट का ना यहाँ पर जमीन में ये करवा लेता हूँ। इसने उसे फोन किया, इसने फोन किया, किसको फोन किया? इसने किसको फोन किया? ये हरिओम को फोन किया। हरिओम जो है ना वो कारपेटिंग का काम करता है। हरिओम ने कहा ठीक है जी मैं अपना एम्प्लॉय भेज देता हूँ, ठीक है।
जब कारपेट लगता है ना, तो अगर आपने कभी लगवाया हो तो वो क्या करता है, वो बहुत बड़ा सा थान लेकर आता है, बहुत बड़ा कपड़ा लेके आता है, और फिर वो पीसेस में काट काट के लगा देता है, जो बचेगा वो ले जाता है। ऐसे ही तो होता है नहीं होता ऐसे। प्राइस डिसाइड कर लिया, कितना प्राइस होगा ये भी डिसाइड कर लिया, तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, ये सब डिसाइड कर लिया। और ऐसा करके एम्प्लॉय जो है वो किसके घर आ गया, निखिल के घर आ गया। अब निखिल के घर आया, निखिल के दरवाजे पे रख दिया, और निखिल को बेल करके कहा कि बताओ जी। निखिल ने कहा हाँ अंदर आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ, रूम देख लो एक बार क्या है। वो रूम देखा, इतने में उस कपड़े को कोई ले गया, वो जो थान था ना पूरा का पूरा ही कोई ले गया। बताओ किसका लॉस? सेलर का। क्योंकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना हुआ था। ये आपके स्टडी मेट का एग्जांपल है जो मैंने बताया आपको। इसका मतलब डिलीवरेबल स्टेज में नहीं था वो। अरे भाई जब तू पेस्ट कर देगा तब होगा ना डिलीवरेबल स्टेज में। तो यस। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक एग्जांपल और देता हूं, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। इस बार जो है ना नमन जो है एक मॉल में गया, नमन एक मॉल में गया। अच्छा, मॉल में अगर हम कोई सामान लेते हैं तो कैसे लेते हैं? एक बास्केट ले ली, एक शॉप में घुसे, बास्केट ले ली, बास्केट लेने के बाद क्या हुआ, उसके बाद उसमें से जो जो सामान पसंद आए रखते रहे। क्या जब हमने सामान रखा तो हमें बिलिंग हो गई हमारी? नहीं नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो यानी नमन जो है एक मॉल में गया, मॉल के अंदर एक शॉप में गया, शॉप के अंदर बास्केट उठाई, बास्केट के अंदर जो जो सामान पसंद था वो ले लिया, और उसके बाद लाइन में लग गया काउंटर पर। ठीक है, काउंटर पे जब लाइन में लग गया तो क्या ये सेल हो गई? नहीं, अभी भी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने उस समय बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया था, क्या ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस था? जब नमन ने सामान उठाकर अपने बास्केट में रख लिया तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? यस सर। नहीं भाई साहब, मैंने आपको बताया था, गलत बात मत बोलो, मैंने आपको बताया था ये इनविटेशन टू ऑफर होती है। इनविटेशन टू ऑफर हो गया ना सर। तो इसका मतलब शिवेश सही कह रहा है, इसका मतलब इनविटेशन टू ऑफर है। और इनविटेशन टू ऑफर में तुमने जब सामान सेलेक्ट कर लिया तो तुम अब ऑफर दे रहे हो कि भैया मैं ये सामान खरीदना चाहता हूँ। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जो नमन है, इसी एग्जांपल में नमन ने बहुत सारा सामान अपनी बास्केट में रख लिया, और जब काउंटर पर पहुंचा तो उसने उसमें से एक पैकेट निकालकर अलग रख दिया। उसने कहा भाई साहब ये मैं बेचूंगा नहीं, ये तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो क्या नमन उससे झगड़ सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नमन तो ऑफर कर रहा था ना, उसका तो पहले इनविटेशन टू ऑफर था। अब नमन ऑफर कर रहा है कि मुझे ये खरीदना है, अब तो नमन ऑफर कर रहा है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब नमन लड़ नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा खैर, हम अपने इसी सेक्शन में आते हैं 22 में। 22 के हिसाब से एक बात समझो, नमन ने बास्केट ली, नमन ने सामान रख लिया, काउंटर पे खड़ा हो गया, इसका नंबर आ गया, तो अब वो क्या करेगा, वो स्कैन करेगा ना एक एक सामान को। वो स्कैन कर रहा है और स्कैन कर करके दूसरी तरफ रख रहा है। तो जब स्कैन करके दूसरी तरफ रख दिया, इसने टोटल 15 आइटम खरीदी थी, 15 में से 10 आइटम उसने स्कैन करके रख दी और 11वीं आइटम को वो स्कैन करने लगा। तो क्या 10 आइटम की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? बोलो सर। क्वेश्चन क्या था एक बार? नमन ने 15 आइटम डिसाइड की कि लेनी है, 15 आइटम अपने बास्केट में रखी, और बास्केट में रखने के बाद वो काउंटर पे चला गया, इसका नंबर भी आ गया, एक एक आइटम करके स्कैन कर रहा, 10 आइटम स्कैन हो चुकी हैं। वो क्या करता है ना, काउंटर पर एक आइटम स्कैन करके दूसरी तरफ रख देता है, ऐसे 10 आइटम दूसरी तरफ रख दी, 5 आइटम अभी स्कैन होनी है। तो क्या उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई 10 आइटम की? आइटम की हाँ हो गई सर। हाँ जी, बाकी सब बताएं। नहीं हुई सर, लेकिन जब उसको देनी नहीं थी तो उसने स्कैन क्यों करा? नहीं तो लेने हैं ना, अभी तो 15 आइटम है, 10 आइटम स्कैन हो गई, 11वीं आइटम स्कैन कर रहा है, तो अभी प्राइस तो ना बताया उसने। सर 10 आइटम की तो हो गई ना। तो 10 आइटम हो गई तो उसे प्राइस तो ना बताया कि 10 आइटम का इतना प्राइस देना है, अभी तो वो 11वीं आइटम को स्कैन कर रहा है। हाँ ये भी ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो क्यों पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नमन काउंटर पे खड़ा हुआ है, नमन तो शरीफ सा लड़का है, आपने देखा होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये इसने क्या, ये बस वो स्कैन करता जा रहा है, ये बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ है।
और पता लगा वो स्कैन कर करके दूसरी तरफ जहां रख रहा है ना, वहां पर एक शातिर टाइप का बच्चा खड़ा हुआ है, और चुपचाप उसे अपने पैकेट में उसने अपनी जेब में डाल लिया। छोटा मोटा सामान था या आपने चुपचाप कहीं छुपा लिया, तो कौन लायबल होगा उस लॉस के लिए? बायर। बायर सैलरी होगा, सैलरी होगा ना। अभी तो प्राइस भी नहीं बताया भाई साहब। सैलरी अच्छा मुझे एक बात बताओ, 15 आइटम इसने डिसाइड किए थे, 14 आइटम स्कैन हो चुके हैं, तभी अचानक से ना वहां पर 5-6 गुंडे आ गए, फायरिंग करी उन्होंने, एयर फायरिंग, हवा में गोलियां चलाई, जो अपनी जगह है वो वहीं पे खड़ा रह जाए क्या। और वो सामान जो स्कैन करके रखा था ना 14 आइटम, वो गुंडे ले लिया। ठीक है, अचानक से उनका फोन आ गया और बस वो वही 14 आइटम लेके चले गए, और कुछ छेड़ा ही नहीं, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। उनके जाते सारी अब जो मॉल वाला है वो नमन से कह रहा है भाई साहब इन 14 आइटम के पैसे दो, तो क्या वो देगा नमन? नहीं सर। क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर कहाँ हुई थी भाई, तूने मुझे पैसे कहाँ बताए थे, समझ गए ना। लेकिन अगर उसने बिल थमा दिया था उसे, अगर बिल बनाकर बिल थमा दिया था और कहा भाई साहब ये उठा लो, यहां से सामान ले लो, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 20 लगेगा, 21 लगेगा, 22 लगेगा? बताओ। 22 क्यों लगेगा? 20 नहीं लगेगा अब? 22 तो तब लगता है जब बिल ना बनाया हो। बिल बनाई का तो सर बिल तो बना दिया भाई साहब, लास्ट एग्जांपल में बिल बनाकर नमन को दे दिया और नमन साइड में खड़ा हो गया और नमन अपने बैग में वो सामान भरने लगा, तो सेक्शन 22 कहाँ लगेगा? 22 तो तब लगता है जब ये कुछ काम करना हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? निखिल समझ में आ रही है बात ये? यस सर। हाँ जी निखिल, निखिल समझ में आ रहा है सेक्शन 20 क्यों लगेगा? यस सर। क्योंकि यहाँ पर प्राइस थोड़ा डिसाइड करना था, प्राइस तो डिसाइड हो ही चुका। यस सर। एक बात याद रखना, अगर प्राइस डिसाइड हो चुका है तो 20 और 21 लगेगा, 22 नहीं लग सकता कभी भी। शिवेश, शिवेश लगा सर अभी मतलब वो प्राइस डिसाइड नहीं हुई इस वजह से नहीं मैंने नहीं कोई बात नहीं, तुमने सुना नहीं, मैं ये कह रहा था, मैंने ये कहा कि प्राइस डिसाइड हो गई और बिल बनाकर उसे दे दिया, बिल बना दिया तो प्राइस पता लग गया ना। तो पक्का पक्का उसको देना पड़ेगा सर, तब हो गया सर। ये है सेक्शन 20, 21 और 22। बोलो समझ में आई? मैंने आपको 4 सेक्शन बताए हैं, 19, 20, 21, 22। आपको ना देखो लॉ है ये, लॉ में ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आंख बंद करके कि कब क्या लगेगा। पहली बात आज का रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताई कि हम बात करें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट इसलिए है, 3 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात लॉस किसका, नंबर 2 सेलर पैसा मांग सकता नहीं मांग सकता, और तीसरी बात क्या थी, थर्ड पार्टी को कौन स्यू करेगा अगर डैमेज वैमेज हो गया तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ओनरशिप ट्रांसफर अगर हो गई, ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई तो बायर विल बियर द लॉस, सेलर कैन क्लेम द अमाउंट, बायर कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे पता लगेगा, इसके लिए स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स हैं, तो सेक्शन 19 ये कहता है इंटेंशन देख लो। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 कहता है इंटेंशन पता लगे कि टर्म से, कंडक्ट से और फैक्ट से, सर्कमस्टांसेस से। और अगर नहीं पता लगती तो 20, 21, 22, 23, 24 में चले जाओ। फिर मैंने आपको बताया कि 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, क्योंकि इसमें वही आते हैं। तो 20 का मतलब है अगर स्पेसिफिक है डिलीवरेबल स्टेज में है, 21 है स्पेसिफिक है डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है, और 22 है अगर स्पेसिफिक है डिलीवरेबल स्टेज में है लेकिन फिर भी बायर को कुछ काम करना है, चाहे उसका वजन तोलना है, चाहे मेजर करना है, चाहे टेस्ट करना है, कुछ और काम करना है जिससे प्राइस पता लग जाए, तो तब डिलीवरी, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। कब होगी? 20 में अगर स्पेसिफिक है डिलीवरेबल स्टेज में है, और अगर अनकंडीशनल है तो जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, वैसे ही सेक्शन 5 जैसे ही हुआ वैसे ही हो गया। 21 में अगर आपने डिलीवरेबल स्टेज में करना था तो जैसे ही करके आपने इन्फॉर्म कर दिया तब ट्रांसफर हो गया। और 22 का मतलब क्या है? 22 में अगर आपको प्राइस डिसाइड करना था, अभी प्राइस डिसाइड नहीं किया, तो जब तक प्राइस डिसाइड नहीं होगा तब तक आपको ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है? अच्छा एक बात और पूछता हूँ, दोबारा पूछता हूँ, सुनो, दोबारा सुनना सब बच्चे, मैं किसी से भी पूछूंगा और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसको हाथ का रिमूव कर दूंगा। ठीक है, सुनना मेरी बात।
मैं किसी से भी पूछूंगा, अगर किसी ने नहीं बताया जिससे पूछा गया तो फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा हाथ के हाथ। इसलिए ध्यान से सुनो। नमन मॉल में गया, शॉप में गया, बास्केट उठाई, 15 आइटम रखी, काउंटर पे गया, काउंटर पे इसका नंबर आ गया, उसने 15 आइटम को स्कैन करके दूसरी तरफ रख दिया, उसने बिल बना दिया, उसने बिल बना दिया। क्या सेक्शन 22 का काम पूरा हो गया? यस सर, प्राइस हो गया ना। हाँ जी, जतिन ने यस सर बोल दिया, मैंने पूछा किसी से नहीं था वैसे अभी। अब मैं सीवेश से पूछता हूँ, क्या सेक्शन 22 का काम पूरा हो गया? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? जतिन ओनरशिप ट्रांसफर हो, ठीक है, 2 बच्चों ने कहा ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। निखिल तुम बताओ, निखिल। यस सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई सर। तीनों ने गलत आंसर दिया, सर तीनों ने नहीं गलत भैया, आंसर किसी ने दिया। दिया नहीं है। क्योंकि प्राइस डिसाइड होने के बाद, प्राइस डिसाइडेड, प्राइस असर्टेन्ड, उसके बाद नोटिस टू बायर भी होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि उसने बिल बना लिया, लेकिन अभी उसने बताया नहीं। हो सकता है आपने मेरी इस बात को सुना ना हो, लेकिन क्या ये सुनने के बाद समझ में आ गया कि सेक्शन 22 में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब प्राइस डिसाइड करके और नोटिस टू बायर। अच्छा, इसमें नोटिस का मतलब ये नहीं कि लिखित में देगा, नोटिस का मतलब बायर को पता लग जाए, यस बायर सर। के नोटिस में हो जाए। नोटिस का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो हम एक नोटिस बनाएंगे जी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसा वो वाली बात नहीं कर रहे। यहाँ पे नोटिस मतलब, नोटिस वर्ड का मतलब है जब हमने बायर को पता लग गया, बायर के नोटिस में आ गया। मुझे एक बात बताओ, नमन जो है एक मॉल में गया और नमन ने देखा कि एक दूसरा आदमी जो है ना, वो छोटी छोटी आइटम्स को बास्केट में रखने की बजाय अपनी पॉकेट में रख रहा है, छुपा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नमन हैज नोटिस्ड? हाँ, और क्या, नमन ने नोटिस ही तो किया कि दूसरा आदमी छुपा रहा है। बोलो, समझ गए ना? यहाँ नोटिस का मतलब समझ में आया नहीं आया? बोलो। आगे सर। चलो, यानी 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, ये चारों सेक्शन समझ में आ गए? कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। 19, 20, 21, 22 में कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, बोलो। नहीं सर। नहीं है। अब हम आ जाते हैं किसमें? सेक्शन 23 में जाएंगे। दोबारा देखो, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो मैंने आपको क्या बता दिया अभी तक, दोबारा देखते हैं। देखो बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि आपको देखना चाहिए कि स्पेसिफिक गुड्स हैं या एसर्टेन्ड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एसर्टेन्ड नहीं होंगे तो अनएसर्टेन्ड होंगे, तो उसके बारे में ये यहाँ पर आते हैं दूसरी जगह। इसमें क्या बताया? सेक्शन 19(1) बताया, 19(2) बताया, 19(3) बताया, 20 बताया, 21 बताया, 22 बताया। 19(1) में क्या लिखा हुआ है भाई? कौन बताएगा? 19(1) में क्या लिखा हुआ है? 19(1) में लिखा हुआ है कि ये इंटेंशन से पता लगेगा कि कब ट्रांसफर होगी। 19(2) में क्या लिखा हुआ है? इंटेंशन किससे पता लगेगी? 92 में लिखा हुआ है इंटेंशन कैसे पता लगेगी? टर्म्स से, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। बोलो, कंडक्ट ऑफ पार्टी से, और क्या था तीसरा? सर्कमस्टांसेस। ठीक है। और 19(3) में कहा कि भैया अगर तुम्हें इंटेंशन क्लियर नहीं होती ना तो तुम 20 से 24 में चले जाओ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया 20 में लिखा हुआ है कि अगर गुड्स स्पेसिफिक है, अगर गुड्स स्पेसिफिक है, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में है, तो उस केस में जैसे ही सेक्शन 5 वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है ना, वैसी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे पैसा दिया या नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे डिलीवरी दी या नहीं दी। लेकिन अगर हमारे गुड्स तो स्पेसिफिक हैं लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है, पुट टू डिलीवरेबल स्टेज है, अभी करना है, तो उस केस में 2 काम होने चाहिए। पहले तो उसे डिलीवरेबल स्टेज में बना दो, और दूसरा क्या था? नोटिस टू बायर कर दो। याद आ रहा है? उसके बाद मैंने सेक्शन 22 बताया। सेक्शन 22 में क्या बताया? कि अगर हमारे गुड्स हैं तो स्पेसिफिक प्लस डिलीवरेबल स्टेज में भी हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उसका जो प्राइस है ना वो अभी पता नहीं है। प्राइस क्यों नहीं पता? प्राइस इसलिए नहीं पता क्योंकि या तो उन्हें तोलना है, या उन्हें नापना है, मेजर करना है, बोलो, या उन्हें टेस्ट करना है। मैंने एक बताया था, ट्यूबलाइट टूट गई, या कुछ और काम करना है। ये काम कौन करेगा? सेलर करेगा। तो उस केस में जब ये काम हो जाए, यानी प्राइस डिसाइड हो जाए और दूसरा नोटिस टू द बायर हो जाए, तो उस केस में तब ट्रांसफर हो जाएगी ऑनरशिप।
मेरे ख्याल में 19, 20, 21, 22 बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हाँ जी निखिल भाई, याद हुए नहीं हुए? यस सर। चलो अब हम आते हैं एसर्टेन्ड अनअसर्टेन्ड गुड्स में। पहली बात है, अनअसर्टेन्ड का मतलब क्या बताया था? पहले एक जनरल बात बताओ, विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, वही तो है अनअसर्टेन्ड। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2000 यूनिट हमारे गोडाउन में, 2000 पैकेट मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं। किसके गोडाउन में रखे हुए? मेरे, ठीक है। और मेरे पास नमन आता है बाई करने के लिए, कितने पैकेट? 100 पैकेट। मैं कहता हूं हाँ अच्छा 100 पैकेट दे देता हूं तुम्हें, तो क्या 19, 20, 21, 22 लग रहे हैं इसमें? नहीं सर, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है। क्योंकि वो अनअसर्टेन्ड है। 19, 20, 21, 22 नहीं लग रहा क्योंकि वो अनअसर्टेन्ड है ना। अगर मैं कहता हूं कि 2000 पैकेट रखे थे, नमन मेरे पास आया, नमन ने कहा 100 पैकेट लेने हैं और मैंने 100 पैकेट निकालकर अलग रख दिए, क्या अब 19, 20, 21, 22 लग रहा है? हाँ अब तो लग रहा है ना, स्पेसिफिक हो गए ना, अब तो बोलो, अब तो एसर्टेन्ड हो गए ना वो। यस सर। अच्छा, तो यहां ना सबसे पहली बात अनअसर्टेन्ड के बारे में क्या है कि सेक्शन 18 एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 18 पता है क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है कि प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक हमारा एसर्टेन ना हो जाए। यानी सेक्शन 18 कहता है कि सबसे पहली कंडीशन है एसर्टेन्ड गुड्स होने चाहिए। अब एसर्टेन्ड का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पहली बात है, सबसे पहली कंडीशन है कि गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड। दूसरी बात है एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन, क्या कोई मुझे बताएगा एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? बोलो जी, क्या आप मुझे बताएंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? सही होने चाहिए। नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स। कैसे? विद द इंटेंशन, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम। कैसे? इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? कैसे? विद द म्यूचुअल कंसेंट, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। अब इसमें सबसे पहले बताओ, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आता है क्या है? अरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ना वो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले गए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगी ना, सेक्शन 5 यस सर। ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। अब ये इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? इन परफॉर्मेंस का मतलब है, इन परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम ना जो भी काम ये कर रहे हैं ना सिलेक्शन का। अच्छा एक बात, तो सिलेक्शन कौन कर सकता है? क्या सिलेक्शन हमेशा बायर करेगा या सेलर भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। और जब मैं कह रहा हूं मेरे गोडाउन में रखे हैं तो सेलर करेगा ना। यस। अगर मेरे गोडाउन में रखे हैं तो सेलर करेगा ना। तो यहां आप देखो, सेलर ने सेलेक्ट कर लिए गुड्स को विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? भैया मैंने वादा किया है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, बोलो। यानी एप्रोप्रिएशन करने का मतलब क्या है? अगर मैं टोटल मिलाकर एक बात बोलूं ना, तो एप्रोप्रिएशन मतलब का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि सेलेक्ट करो गुड्स को, पहले पहले सेलेक्ट करो और फिर एम्प्लॉय को उसके डेस्टिनेशन, बायर के डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम कर लिया जाए। अब बायर को कैसे दे सकते हैं बताओ? मैं आपसे कहता हूं मेरा एक टेम्पो है, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि भैया इस टेम्पो में ना लोड कर दे। तो टेम्पो में लोड क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने डिलीवरी का वादा किया था ना, जिसको परफॉर्म करना है। मेरी बात समझे? यानी विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो सामान को लोड किया वो किस लिए किया है? वैसे ही कि सामान को हवा लगा के आ जा? नहीं। अरे हमने लोड क्यों किया भाई? हमने लोड क्यों किया टेम्पो में? ताकि वो अपना जो वादा है ना, सेलर ने वादा किया था ना कि हम तुझे सामान दे देंगे,
मेरी बात समझे? तो ये है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर? अगर अच्छा आपसे पूछता हूं कुल मिलाकर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब क्या है? कि गाड़ी में माल को लोड कर देना एप्रोप्रिएशन है, खत्म बात। अल्टीमेटली गाड़ी में माल को लोड कर देना एप्रोप्रिएशन है। समझ में आई बात ये? लेकिन ये बात तो बहुत छोटी सी बात है, पहले सेक्शन 23(1) पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 23(1) ये पता है क्या कहता है? सेक्शन 23(1) कहता है गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड in contract must be produced or obtained by seller। सेक्शन 23(1) ये कहता है। मतलब समझ में आया? ये कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? अनअसर्टेन्ड। लेकिन भैया अनअसर्टेन्ड गुड्स भी इसका मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो। मैं आपसे कहता हूं मैं चाय में टी लीव्स में डील करता हूं, ठीक है? प्रियांशी मेरे पास आती है, प्रियांशी को चाय बहुत पसंद है। प्रियांशी कहती है सर एक बात बताओ, मुझे ना अच्छे टाइप की दार्जिलिंग वाली टी चाहिए, ठीक है? जबकि मेरे पास दार्जिलिंग वाली टी नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एग्रीमेंट हो गया? एग्रीमेंट टू सेल हुआ या नहीं हुआ? पहले बताओ। नो सर। क्यों? एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, सेल नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? फ्यूचर में डिलीवरी देंगे, तो जरूरी तो ना आज मेरे पास हो। तो एग्रीमेंट टू सेल, यार तुम भूल जाते हो यार, यूनिट 1 भूल गए। एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया भाई। यस सर। सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई, और जब तक सेल नहीं हुई तब तक ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी? एग्रीमेंट टू सेल में क्या पड़ा था? जहां पे डिलीवरी बाद में देंगे, बाद में ही सब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। सेल में क्या किया था? जब ऑनरशिप भी आज ट्रांसफर हो जाएगी, यही तो था। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन था वो तो नहीं था ना? नहीं, तो डिस्क्रिप्शन नहीं था तो तभी तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या ये डिस्क्रिप्शन नहीं था तो क्या ये हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स है? बताओ ना, क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स है? हाँ है ना, क्योंकि दार्जिलिंग की टी जहां से मंगाते थे वो तो है ही ना, एग्जिस्टिंग गुड्स तो है ही। लेकिन ये सेल नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर करेंगे। अगर हम आज ट्रांसफर करने की बात करते तो ये सेल होता, लेकिन आज तो है भी नहीं ना मेरे पास। तो 23(1) पता है क्या कहता है? कि जिस डिस्क्रिप्शन के गुड्स आप बेचना चाहते हो ना, वो या तो आपके पास हो, या तो मैन्युफैक्चर करके हो, या खरीदे हो, या फिर ऑब्टेन किए हो। पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि ये डिलीवरेबल स्टेज में होने चाहिए। दूसरी बात कहता है डिलीवरेबल स्टेज में होने चाहिए। और तीसरी बात पता है क्या कहता है? तीसरी बात कहता है गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड होने चाहिए। एप्रोप्रिएटेड, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझ लो। पहली बात क्या है? गुड्स डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स होने चाहिए, या तो ऑब्टेन करें या प्रोक्योर करें, खरीदें। दूसरी बात डिलीवरेबल स्टेज में होनी चाहिए। और तीसरी बात अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अभी जो थर्ड कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है? गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था? सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यही तो था। बोलो, अभी तो बताया था सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेलर जो है वो गुड्स को सिलेक्ट कर रहा है, बायर के घर तक पहुंचाने का जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए। ये है एप्रोप्रिएशन। दोबारा समझो मैंने क्या कहा। सेलर ने गुड्स को सिलेक्ट करके और बायर को देने के लिए कुछ काम किया, यानी एक टेम्पो में लोड करवा दिया, ये एप्रोप्रिएशन कहलाता है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पे क्या लिखा है? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? पहले बताओ, एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया? पहले बताओ, दोबारा बताओ, क्या एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया? निखिल को समझ में नहीं आया एप्रोप्रिएशन का मतलब, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी नहीं आया। वो तो नहीं आया, थोड़ा नहीं आया। मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से सिंपल टर्म्स में कहता हूं।
सेलर को गाड़ी में लोड करना है बायर के घर पहुंचाने के लिए, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। आप समझ में आ गया? हाँ सेलर को गाड़ी में लोड करना है बायर के घर पहुंचाने के लिए, बोलो। यस। अच्छा सुनो, जब हम किसी को गुड्स देते हैं, अब ना एक सेलर के तरह से सोचो, सीओडी समझते हो ना, कैश ऑन डिलीवरी समझते हो? कैश ऑन डिलीवरी समझते हो? यस सर। क्या होती है? जतिन बताओ, सीओडी क्या होती है बेटा? जब डिलीवरी हो जस्ट तब पैसा देना। नहीं, पैसा जब तक पैसा ना मिले तब तक डिलीवरी मत देना, सीओडी है। हाँ मतलब वही। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर कहता है सीओडी का मतलब है कि सेलर कहता है उसको ना तब सामान देना जब वो पैसा दे दे, सीओडी। आप बताओ ना, आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया सीओडी पर, आपने पैसा दिया नहीं, आपने कहा पहले सामान दे दे तब दूंगा पैसा, तो क्या वो सामान दे देगा आपको? मतलब वैसे तो दे ही देगा, वो दे ही देता है, जब घर में खड़ा है हमारे सामान दे देता है, कहता है भाई साहब पैसे दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कायदा यही है कि पहले उसे पैसे दो तब सामान मिलेगा। हाँ या ना? बोलो ना। हाँ जी। यस सर। तो क्या ये एप्रोप्रिएशन है? पक्का पक्का एप्रोप्रिएशन है, लेकिन ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। और ये बात समझ में, ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। सुनो, दोबारा ध्यान से सुनो मेरी बात। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था? सेलर को गाड़ी में लोड करना है बायर के घर पहुंचाने के लिए। सुनो, आपने ये जो सेलर को लोड करना है, कहां कैसे लोड करेगा? सेलर का अपना बंदा है, वो लेके जा रहा है, बोलो। सेलर की अपनी गाड़ी है, उसमें जा रहा है। सेलर ने गाड़ी नहीं है, भाड़े पे किराया एक टेम्पो लिया, उसमें जा रहा है। कोई भी केस हो सकता है, बोलो ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपको क्या बताया? सेलर को ने एक गाड़ी किराए पे ली और उसमें सामान लोड कर दिया, क्या ये एप्रोप्रिएशन है निखिल? हाँ, यस सर। एप्रोप्रिएशन तो है। लेकिन अगर हमने उस गाड़ी के ऑनर को, एक बात बताओ, जब मैंने गाड़ी में सामान लोड किया, गाड़ी किसकी है? किराए पे ट्रक लिया है, सबको बहुत सारा सामान देना था, नमन ने बहुत सारा सामान खरीदा, तो मैं सेलर हूं, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेम्पो लिया और टेम्पो में लोड करवा दिया, तो क्या एप्रोप्रिएशन कर दिया? हाँ। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया नहीं आया? अरे एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया भाई? निखिल समझ में आया? आ गया सर। शिवेश समझ में आया एप्रोप्रिएशन का मतलब? यस सर। प्रियांशी और जया समझ में आया? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस सर। अगर आपने ट्रक किराए पे लिया और ट्रक वाले को सामान दे दिया, तो ट्रक वाले और आपका क्या रिलेशन है? बेलर और बेली, समझ गया ना? बेलर और बेली। हाँ जी सर। आपने ट्रक वाले को जो सामान दिया, तो ट्रक वाला बेली है, हाँ या ना? हाँ, ट्रक वाला बेली है। मतलब यह है कि ट्रक वाले को आपने सामान दिया, माना रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर, तो नुकसान किसका? बेलर का, बेली का? बेलर का, जिसने सामान दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, हमने ट्रक में सामान लोड करवा दिया, एप्रोप्रिएशन हो गया, हमने अपने बेली को कहा, आप समझ रहे हो ये लाइन समझ में आ रही है? हमने अपने बेली को कहा, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हमने अपने बेली को कहा कि देख, सामान तब दियो जब वो पैसा दे दे, तो इसे कहेंगे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। समझ में आई बात? ये इसे कहेंगे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। और हमने उसे फोन भी कर दिया बायर को, हमने बायर को फोन कर दिया, भैया सामान लोड करवा दिया है, सामान ट्रक यहाँ से चल रहा है, लेकिन सामान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पैसा दे दो, तो इसे कहेंगे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर आज हो गई? नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने बेली को कहा कि सामान ये देकर आ, ट्रक वाले ने पूछा कि सर एक बात बताओ, वो पैसे लेने हैं उससे? मैंने कहा यार वो मैं मैनेज कर लूंगा, और मैंने हाथ के हाथ बायर को फोन कर दिया, भैया सामान लोड करवा दिया, सामान लोड करवा दिया, बताओ क्या ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है? यस यस सर।
बिल्कुल। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? हाँ। अगर रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो बायर लायबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बायर को इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने बायर को फोन कर दिया था, मैंने बायर को ये भी नहीं कहा कि पैसा दे दे, मैंने अपने बेली को ये भी नहीं कहा कि पैसा लेके दियो, मैंने तो ऐसे ही दे दिया था। तो ये है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। मेरे ख्याल में बात समझ में आ जानी चाहिए। कोई दिक्कत है तो पूछो, बोलो। एक बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, अनएसर्टेन्ड गुड्स में क्या है? सबसे पहले तो गुड्स को एसर्टेन कर लो, बोलो, और उसके बाद उन्हें अप्रोप्रिएट कर दो। अप्रोप्रिएट करने का मतलब गुड्स को लोड करना बायर के डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं शुगर बेचता हूं, सपोज शुगर, चीनी बेचता हूं, ठीक है, और मेरे गोडाउन में चीनी के भंडार हैं लगे हुए, तो क्या मेरी पहली कंडीशन पूरी होती है? डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स मेरे पास हैं, जो सामने कंडीशन लिखी हुई है, पहली पूरी हो रही है? बताओ ना। हाँ जी। हो रही है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरा, मैंने उसके जो भी बायर को लेना था, मैंने उसके बैग बना के रख दिए अलग से, क्या दूसरी कंडीशन पूरी हो गई? यस। हो गई। तीसरा, मैंने बायर को फोन कर दिया, ट्रक में लोड करवा दिए, और मैंने उसको कहा कि सामान मैंने लोड कर दिया, अब तुम डिलीवरी ले लेना। क्या ये एप्रोप्रिएशन हो गया? हाँ, एप्रोप्रिएशन तो हो गया ना, बोलो। हाँ जी सर। क्या ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है? मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। और अगर मैं कहता हूं कुछ कंडीशन लगा दी तो कंडीशनल हो गया, अगर कुछ नहीं कहा तो अनकंडीशनल है, बोलो। सही है ना? अच्छा, एक बात बताओ, नमन ने मेरे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, मैंने नमन से कहा कि भाई साहब वो जो सामान आपने कहा था ना वो आ गया मेरी दुकान में, ठीक है, अब आपने जो 50 यूनिट लेनी है वो 50 यूनिट में पैक कर दूं? पैक कर दूं क्या 50 यूनिट? तो क्या मैं उससे फोन क्यों कर रहा हूं? उसकी कंसेंट लेने के लिए कर रहा हूं, नहीं कर रहा? बोलो ना। हाँ जी सर। मेरी बात दोबारा सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गुड्स डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स होने चाहिए, प्रोड्यूस या ऑब्टेन्ड, डिलीवरी वे के स्टेज में होने चाहिए, और गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और कंसेंट ऑफ बायर ले लेनी चाहिए। अब कंसेंट ऑफ बायर कैसे लेनी चाहिए? या तो पहले ले लो या बाद में ले लो। अब आप कहेंगे सर पहले का मतलब क्या है? अरे पहले का मतलब है कि मैंने बायर को फोन किया और मैंने कहा मेरे पास यूनिट आ गई है, क्या मैं 100 यूनिट के पैकेट बना के रख दूं? तो ये मैंने पैकेट बनाने से पहले राय ली, कंसेंट ली। और या मैं पैक करने के बाद भी कह सकता हूं सर पैक हो गया, तो ये मैंने आफ्टर किया। बोलो, समझ में आई बात? ये अरे बात समझ में आई? एक बार बताओ तो सही यार। हाँ जी सर, आ गई। अब सुनो, अब कुल मिलाकर जो बातें हैं ना वो एक बार दोबारा समझो टोटल। अब हम सब कुछ एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है? मैं मानता हूं कि दोबारा से कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज आप सब मुझे बताएंगे कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हम बात करें प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, किसमें? प्रॉपर्टी इन गुड्स। और प्रॉपर्टी इन गुड्स का हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होगी, ठीक है? सबसे पहले क्या बताया था बच्चों? स्पेसिफिक गुड्स होंगे अगर, बोलो, या फिर एसर्टेन्ड होंगे। दूसरी बात क्या बताई थी? कि अगर वो अनएसर्टेन्ड है, अनएसर्टेन्ड, जिसको हम अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसको मैं रिपीट कराऊंगा अभी। पहली बात है, अगर हमारे एसर्टेन्ड होंगे तो सेक्शन 19 में 1, 2, 3 है, बोलो। सेक्शन 20 है, 21 है और 22 है। यहां पर सेक्शन 18 है और 23 से शुरू होता है। सेक्शन 19(1) क्या कहता है? कि इंटेंशन से पता लगेगा, जिस समय इंटेंशन है उस समय ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इंटेंशन कैसे पता लगेगा? या तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, या एक तीसरी बात क्या थी? सर्कमस्टांसेस। फिर अगर इनसे नहीं पता लग रहा तो 20 से लेकर 24 में चले जाओ। 20 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 20 में क्या लिखा हुआ है? अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं। 21 में क्या लिखा है? अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये डिलीवरेबल स्टेज में है और ये पुट टू डिलीवरी, अभी भी पुट टू स्टेज होना चाहिए। तो ऐसे केस में तो सेक्शन 5 वाला जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी हो जाएगा। और इस केस में क्या है? जब आप डिलीवरी वाले स्टेज में ले आते हैं और नोटिस दे देते हैं बायर को तो होगा। 22 में क्या है? अगर हमें प्राइस डिसाइड करना है, कैसे प्राइस डिसाइड करना है? या तो उसे तोलना है, या उसे मेजर करना है, बोलो, या उसे टेस्ट करना है, या अदरवाइज कोई काम करना है। किसको करना है? सेलर को करना है। तो अगर इनमें से कोई काम करना है तो जब तक वो काम ना हो जाए, यानी प्राइस डिसाइड कर लो और नोटिस ऑफ बायर, नोटिस टू द बायर दे दो, बायर को बता दो। एक बात और याद रखना,
कि जब मैं 22 की बात कर रहा हूं तो वो ये वाले गुड्स हैं जो स्पेसिफिक और डिलीवरेबल स्टेज में है, लेकिन अभी उनमें से ये काम करके मैं उसको प्राइस डिसाइड करूंगा। ठीक है, सेक्शन 18 में क्या है कि जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं होंगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। और 23 में क्या बताया, 23 में यानी अगर हम अनएसर्टेन्ड की बात करें कुल मिलाकर तो क्या बताया, पहली बात एसर्टेन्ड गुड्स होने चाहिए और दूसरी बात एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? दो ही तो कंडीशन है। यस सर। अब ये एप्रोप्रिएशन में 4 बातें हैं जो मैंने आपको कुल मिलाकर अब बताई है, मैंने एक एक करके बताई है लेकिन टोटल 4 बातें बताई हैं, 1 2 3 4। क्या कोई कोशिश कर सकता है बताने की? पहली बात, डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स होने चाहिए, या तो मैन्युफैक्चर्ड हो या परचेज्ड हो। दूसरी बात, वो कौन सी स्टेज में होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेज में होने चाहिए। तीसरी बात, उनका एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, लेकिन कौन सा? अनकंडीशनल। और चौथी बात, मैं बायर की कंसेंट ले लूं, कैसे लूं? या तो बिफोर ले लूं या आफ्टर ले लूं, जैसे भी ले लूं, लेकिन बायर की कंसेंट भी ले लूं। अगर ये काम होते हैं तब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्या समझ में आ गया 23? बोलो। हाँ जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं 24 में। छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। 24 में आ जाओ। 24 पता है क्या कहता है? 24 हमने पढ़ा हुआ है सेल ऑन अप्रूवल। कब पढ़ा था? ये हमने तब पढ़ा था जब हमने अकाउंट्स में सेल ऑन अप्रूवल का चैप्टर किया था। सेल ऑन अप्रूवल का चैप्टर किया था। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब बताओ, क्या आपको आता है? सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा भाई? 4 बच्चे हैं जिन्होंने ये चैप्टर कर चुके हैं। शिवेश है, नमन है, निखिल है और हरिओम। कोई सा भी बताए। सर जब उसने बता दिया कि मतलब मैं रख रहा हूँ। आप तो सेल ऑन अप्रूवल को सेल कब होगा ये बता रहे हैं। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर गिवन टू द कस्टमर विद द इंटेंशन या विद द राइट या विद द स्टिपुलेशन आइदर टू रिटेन द गुड्स और रिटर्न द गुड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम या विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, उसे कहते हैं। मतलब आपने किसी को सामान दे दिया और उसे कहा भाई पसंद आ जाए तो रख लियो, नहीं तो वापस कर दियो। ये है सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है जतिन? यस। अब सवाल ये है कि सेल ऑन अप्रूवल, क्या सेल ऑन अप्रूवल में टाइटल ट्रांसफर हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। सेल ऑन अप्रूवल में ट्रांसफर तो ना हुआ, लेकिन सेल ऑन अप्रूवल जो है ना, सेल ऑन अप्रूवल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। कब सेल में कन्वर्ट होती है? 3 बातें होने पर। 3 बातें हो जाएं। पहली बात, व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस, जिसको आपने सामान दिया उसने बता दिया हमें कि जी हमें सामान दे दो, कोई बात नहीं, हमारी ट्रांसफर हो गई। ठीक है। दूसरा, व्हेन ही डज सम एक्ट, व्हेन ही डज सम एक्ट मतलब उसने कोई काम ऐसा किया, काम कैसे किया? उसको आगे मॉर्गेज रख दिया, ठीक है, उसको रीसेल कर दिया। बोलो। तो अगर ये कोई काम करता है ना, किसी और को यूज करने के लिए दे दिया, तो ये सब काम अगर करता है तो यानी उसने कोई ऐसी हरकत की। ये सारे काम कौन कर सकता है? ऑनर ही तो कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था उस समय, ए ने बी को गुड्स दिए सेल ऑन अप्रूवल पे, बी ने उसको आगे दे दिए सेल ऑन अप्रूवल पे, सी ने आगे दे दिए सेल ऑन अप्रूवल पे और डी ने आगे दे दिए सेल ऑन अप्रूवल पर, और अभी इन्हें कंफर्म नहीं किया, सामान डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या ये वाली सेल हो गई? हाँ हो गई। लास्ट वाली के अलावा बाकी होगी। क्यों? क्योंकि जब बी ने सी को सामान दिया तो बी ने एक तरह से गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही बी ने सी को दिया, जैसे ही बी ने सी को दिया, तो ये जो सेल ऑन अप्रूवल है ना, ये सेल में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रही है बात? ये बोलो ना बच्चों। तो इसका मतलब 2 केसेस बता दिए, जब बायर खुद इन्फॉर्म कर रहा है, दूसरा जब बायर कोई ऐसे हरकत कर रहा है, और तीसरा है जब बायर ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लेकिन क्या हो गया नमन? टाइम एक्सपायर्ड, टाइम खत्म हो गया। 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन खत्म हो गए। समझ गए? अब इसमें ना कई बिना ना एक लाइन लिखी होती है कि अगर हमने टाइम नहीं बताया था, सपोज हमने 15 दिन का टाइम नहीं बताया था, तो कहते हैं रीजनेबल टाइम में हमने
उसने वापस नहीं किया तो हम मानेंगे कि वह हो गया। अब रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? रीजनेबल टाइम होता है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से डिसाइड करता है। आपसे एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा रीजनेबल टाइम क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने टाइम डिसाइड किया था तो टाइम बीतने के बाद, और टाइम डिसाइड नहीं किया तो रीजनेबल टाइम के बाद। आप सोचो ना, आपने ए ने बी को मिक्सी दी सेल ऑन अप्रूवल पर, ठीक है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, और बी ने क्या किया? बी ने उस मिक्सी को लेकर रख लिया और ना तो पैसे दिए और ना ही वापस की। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद भाई साहब वापस आ गए, कहते हैं मुझे मिक्सी पसंद नहीं आई। क्या ये माना जाएगा? बोलो। नहीं सर। यार 6 महीने कोई रीजनेबल टाइम थोड़ा होता है। एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, एक हफ्ता ले लो यार। 6 महीने बाद तुम मेरे प्रोडक्ट को वापस कर रहे हो और कह रहे हो पसंद नहीं आई, तो भैया ये तो रीजनेबल टाइम नहीं हुआ ना ये। तो ये रीजनेबल टाइम जो है ना, डिसाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर। इसीलिए यूजुअली जब हम गुड्स देते हैं ना, तो हम पहले ही बता देते हैं भैया 15 दिन में वापस कर दियो, नहीं तो नहीं। समझ में आई बात ये? बोलो। यस सर। अब आते हैं सेक्शन 25 पर। पहले बताओ सेक्शन 24 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो अब मैं सेक्शन वाइज बता देता हूं। हमने 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा, 23 पढ़ा और 24 पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको पहले सेक्शन 19 में बताई 3 बातें। इंटेंशन के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। इंटेंशन जो है वो 3 चीजों से पता लगेगी, टर्म से, कंडक्ट से, सर्कमस्टांसेस से। और अगर नहीं पता लगती तो 20 से 24 में चले जाओ। फिर हम 20 में चले गए। 20 में क्या था? अगर हमारे गुड्स स्पेसिफिक हैं और डिलीवरेबल स्टेज में है तो सेक्शन 5 में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब हो जाएगा। 21 में क्या है? अगर हमारे गुड्स स्पेसिफिक हैं लेकिन अभी डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है तो क्या होगा? तो उस केस में जब हम डिलीवरी के स्टेज में बना देंगे और नोटिस टू बायर दे देंगे। 22 क्या है? वैसे तो स्पेसिफिक थे, वैसे तो डिलीवरी वाले स्टेज में थे, लेकिन प्राइस डिसाइड नहीं किया। ठीक है, तो जब तक वो प्राइस डिसाइड नहीं करता और बायर को इन्फॉर्म नहीं करता या नोटिस नहीं लाता तब तक नहीं होगा। फिर हमने, ये तो थे हमारे किसके? स्पेसिफिक और एसर्टेन। फिर अनएसर्टेन पढ़ा, तो उसमें सेक्शन 18 ये कहता है कि जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं होंगे ना तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो सकती, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। 23 में हमने ये पढ़ा कि हमारे कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहली बात है गुड्स एसर्टेन होने चाहिए, वो तो यहीं पढ़ लिया। और दूसरी बात क्या है? 4 बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? बताओ क्या पढ़ा था? सेलर के पास वो गुड्स हो डिस्क्रिप्शन वाले, चाहे वो उसके पास प्रोक्योर किए हुए हो, खरीदे हुए हो, या फिर उसने मैन्युफैक्चर किए हो, सेलर के पास गुड्स होने चाहिए। फिर वो डिलीवरी वाले स्टेज में होने चाहिए, यानी आइडेंटिफाई करके भी रख दे। तीसरी कंडीशन क्या है? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। और चौथा, कंसेंट ऑफ बायर ले लेनी चाहिए, चाहे वो पहले ले लें या बाद में ले लें, बिफोर या आफ्टर। 24 में क्या पढ़ा? सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल में 3 केसेस में सेल मानी जाएगी। पहला, जब वो खुद एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, अगर उसने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, टाइम खत्म हो गया। और तीसरा, अगर उसने कुछ काम ऐसा किया जिससे पता लगा उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छे से समझ में आना चाहिए। 18 से लेकर 24 तक एक एक सेक्शन वाइज भी करा दिया, टॉपिक वाइज भी करा दिया, और 5-6 बार रिपीट भी करा दिया। शिवेश समझ में आया बेटा? शिवेश आया समझ में बेटा? नमन? यस सर। यस सर। यस सर। हरिओम? यस सर। 4 बच्चों को आ गया तो बाकी सबको आ ही गया होगा। अच्छा, अब पता है कई बार ऐसा होता है कि सेलर ना बायर को कहता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं आपसे कहता हूं मैं ना घी बेचता हूं। सपोज मेरी घी की दुकान है, ठीक है, और मैं अलग अलग टाइप के घी बेचता हूं। नमन मेरे पास आता है, कहता सर मुझे ना डॉक्टर ने घी खाने को बताया। नमन थोड़ा शरीफ सा बच्चा है, पतला सा बच्चा है। मैंने कहा ठीक है तो ले लो घी। कहता लेकिन मुझे ना ये वाला घी चाहिए, एक स्पेसिफिक। मैंने कहा कितना चाहिए? कहता 5 किलो का चाहिए, पापा ने कहा 5 किलो घी लेकर आ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक डब्बा था मेरे पास 5 किलो का, बाकी थे ही नहीं। मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, एक है मेरे पास, ले लो। सब काम हो गया, पैसे वैसे दे दिए। जब लेके जाने की बात आई ना, तो इसने कहा सर मैं ना अभी पैदल आया हूँ, स्कूटी पर नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ना अभी 10 बजे हैं,
मैं ना दोपहर को आता हूँ सर, स्कूटी पर आऊंगा तब ले जाऊंगा। मैं कहा दोपहर को क्यों आएगा? कहते सर मेरा ना लाइसेंस नहीं बना हुआ, दोपहर को पुलिस वाले नहीं होते ना, मैं स्कूटी में आके ले जाऊंगा। मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, सही है। कहते सर आप रख लो अपने पास। मैंने कहा देख कैसा है, मैं रख तो लूंगा, लेकिन ऐसा ही है मुझे भी कहीं बीच में जाना है और मेरे पास आज मेरा एम्प्लॉय आया नहीं है, तो 15-20 मिनट के लिए मुझे दुकान ना ऐसी खुली छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी ने चोरी कर लिया तो भैया मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। इसने कहा सर कोई बात नहीं, कौन चोरी करेगा। अब ये दोपहर को आया, तब तक कुछ चोरी कर लिया किसी ने, तो बताओ किसका लॉस, बायर का सेलर का? बायर का। बायर का। क्यों? क्योंकि मैंने तो ट्रांसफर कर दिया था ना, सारे काम हो गए। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूं कि देख भाई ऐसा है, तू अभी ले जा सामान, क्योंकि ये ना मेरे पास रखा रहेगा तो 2-3 आदमी है मेरे पुराने ग्राहक हैं, अगर उन्होंने मांगे तो मुझे उसे बेचना पड़ेगा। फिर मत कहिए कि मैंने पैसे दे दिए थे जी। आप समझे? मैंने नमन को क्या कहा? मैंने नमन को कहा कि देखो मेरे ना बहुत सारे कस्टमर हैं जो इस घी को मांग रहे हैं, अगर तुझे लेना है तो आज अभी ले जा। कहता सर पैसे दे तो दिए मैंने। मैं कहा यार देख फिर भी यार, अगर किसी ने मांगे तो, अगर किसी ने मांगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, देखो ठीक है। तो इसने कहा अच्छा सर देखी जाएगी, चलो कोई बात नहीं, चला गया। लेकिन हुआ ये कि बीच में किसी ने उस घी को चुरा लिया। अब बताओ कौन लायबल? बायर। बायर क्यों है? सेक्शन 25 यही कहता है, सेक्शन 25 बस यही बात कहता है। सुन रहे हो मेरी बात? सेक्शन 25 सिर्फ यही बात बोलता है। क्या बोलता है? कि अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख लिया, अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख लिया, तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। समझ में आई बात? ये अरे बात समझ में आ गई बच्चों? सर ये डिस्पोजल का मतलब? डिस्पोजल मतलब बेचना, डिस्पोजल मतलब बेचना। अगर सेलर ने, भाई मैंने उसको कहा ना नमन को, मैंने कहा भाई अगर कोई आया तो मैं बेच दूंगा, तो इसका मतलब फिर मैं वो लायबल तो ना है, फिर तो वो लायबल नहीं हुआ ना। बोलो समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब एक बात और, सेक्शन 25 के बाद सेक्शन 26 में एक छोटी सी बात लिखी हुई है। सेक्शन 26 है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो 26 ये कहता है कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होगी ना, जब प्रॉपर्टी जाएगी, किसके पास जाएगी? सेलर से बायर के पास जाएगी, तो उसी के साथ में रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात समझे? अरे ये तो शुरू सुबह आज जब से क्लास चालू की है तभी से पढ़ते आ रहे हैं। अरे अभी बताया तो था मैंने आपसे, क्या बताया था? अगर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो 3 बातें बताई थी ना। बोलो, अगर मैं कहता हूं ए ने बी को सामान बेचा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो 3 बातें बताई थी बी के रेस्पेक्ट में, 1 2 3, बताओ क्या बताई थी? अगर कोई लॉस हो गया तो कौन बियर करेगा? बी करेगा। बोलो, सेलर ए जो है वो रिकवर करेगा प्राइस को। और तीसरी बात क्या बताई थी? अगर कोई क्लेम करना है तो वो बी करेगा। बताया था नहीं बताया था? बोलो ना। यस सर। तो भैया अगर अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये सेक्शन 26 कहता है। तो सेक्शन 26 में 2 बातें हैं, सेक्शन 26 में 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात लिखी हुई है ट्रांसफर ऑफ रिस्क कब होगा? तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क तब होगा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इसके साथ में रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है 3 एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहला क्या है? डिलेड डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी। डिलेड डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी का मतलब क्या है? अगर गुड्स रेडी हैं, मतलब वो गुड्स की सब चीजें हैं, लेकिन गुड्स की डिलीवरी डिले हुई। क्यों डिलीवरी डिले हुई? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर। जैसे याद है अभी मेरे पास आया था नमन घी का डब्बा लेने के लिए, मैंने कहा ले जा, कहता सर बाद में लेके जाऊंगा। तो मैंने बायर के कहने से डिलीवरी डिले करी ना, तो मैं कौन बन गया? सेलर कौन बन गया बताओ? सेलर कौन बन गया? सेलर बेली बन गया। क्यों? क्योंकि गुड्स तो अब बायर के हो गए ना।
बोलो, बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स की डिलीवरी को डिले करते हैं बायर के रिक्वेस्ट पर, तो बायर का रिस्क ट्रांसफर हो गया, चाहे पोजीशन मेरे पास रह गया लेकिन रिस्क ट्रांसफर हो गया, क्योंकि सेलर तो उस समय बेली बन गया। ठीक है। दूसरा, स्पेशल एग्रीमेंट, ये कॉपी कर लेना, ये बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिए, मैं अलग बता रहा हूँ। स्पेशल एग्रीमेंट, अगर बायर ने ना सेलर के साथ स्पेशल एग्रीमेंट कर लिया, क्या एग्रीमेंट कर लिया कि भैया देखो ऐसा है, बायर को कहा कि बायर यू विल बी लायबल अगर गुड्स लॉस हो गए, तो उस केस में कौन जिम्मेवार होगा? बायर, चाहे डिलीवरी दी या नहीं दी। और तीसरा होता है ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज का मतलब समझते हो? जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस में जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उस हिसाब से काम जाएगा। ठीक है, यस सर। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? तो अब Yes, sir. आगे बढ़ें। अब इसमें ना वैसे Yes. हमारा क्या क्या रह गया इस चैप्टर में? वैसे अभी हमारा बहुत काम रहता है, लेकिन 2 काम रहते हैं वैसे। कौन कौन से काम रहते हैं? एक रहता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल कब ट्रांसफर होगा? जैसे आपने सुना होगा, नो सेलर कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल, सुना है ये बात? सेलर कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही इज हैविंग। यानी सेलर जो है ना अपने से बेहतर ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी सेलर ने अगर चकारी करके सामान लाया है तो वो किसी को आगे बेचेगा तो वो रिकवर कर लेगा भैया, वो ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ। तो एक तो ये पढ़ना है। ठीक है, छोटे छोटे से 4 सेक्शन पढ़ने हैं, 27, 28, 29 और 30। और उसके बाद हमें पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। बहुत आसान चीजें हैं। तो अगर आप कहते हैं अभी करना है तो अभी करा देता हूं, या आप कहते हैं पढ़ेंगे तो आप पढ़ लो, फिर थोड़ी देर में कर लेते हैं। बोलो, क्योंकि जो अभी पढ़ा है वो टेक्निकल तो है ही, देखो थोड़ा सा। हाँ जी निखिल, जतिन, यस सर। टेक्निकल है, पहले पढ़ना पसंद करोगे? हाँ जी सर। तो ठीक है बच्चों, एक क्लास और लगेगी, फिर एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें चैप्टर खत्म हमारा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।